2024 में जितना रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है, क्रिप्टो मार्केट ने दिसंबर के महीने में उससे ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। अगर ऐसा देखा जाए तो जितना आपने कमाया है 1 दिसंबर आएगा जब सारा क्रिप्टो वो सबको उड़ा भी देगा। आप अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिप्टो के बेसिस पे तो नहीं बना सकते। दैट्स हाउ आई। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इज दैट आई विल ग्रो बाय 30%, क्योंकि मैं इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढूंगा जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। पिक स्टॉक्स वेयर योर चांस ऑफ दैट अर्निंग्स पर ग्रोथ, जो आपका प्रॉफिट पर शेयर है, वो अगर हाई है ग्रोथ, यू हैव अ हायर चांस ऑफ बीइंग अ मल्टी बैगर। So guys, welcome to our fourth podcast and thank you so much शंकर सर फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। एंड मैं ऑडियंस को बता दूं ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बिकॉज आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मल्टी बैगर का मतलब है नेक्स्ट टाइटन, नेक्स्ट HDFC बैंक, जो आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे पाएँ। एंड ये जो एडवाइस आप मिलने वाली है, जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, ये किसी भी रैंडम इन्वेस्टर, रैंडम रिटेल इन्वेस्टर या फिर कंटेंट क्रिएटर से नहीं आ रहा है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग विथ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड ET मनी, राइट। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड अगर मैं बात करूँ करंट दिसंबर 2024 के अंदर, सर का पोर्टफोलियो इज़ वैल्यूड एट 7 करोड़ रुपीज़, राइट। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। एंड द बेस्ट थिंग जिसके लिए मैक्सिमम लोग क्लिक करते हैं वीडियोस के अंदर, मल्टी बैगर प्रोसेस तो हम सीखने वाले हैं। ये भी सर बताएंगे, कुछ नाम भी आपको बताएंगे स्टॉक्स का जिनमें पोटेंशियल है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो शंकर सर, पहले स्टार्ट स्टॉक्स से पहले डिस्कशन में करना चाहता हूँ आपके थोड़ा सा लाइफ के बारे में, राइट। आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपने काम करा है। तो वो जर्नी कैसी रही है, लाइक वर्किंग फॉर HDFC बैंक, ICICI एंड नाउ टू अ कंटेंट क्रिएटर एंड मैनेजिंग योर ओन पोर्टफोलियो 7 करोड़ रुपीज़ का। एंड आप बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मेनली इन इन्वेस्टिंग। तो वो जो ट्रांजिशन आया है आपका, लाइक कॉर्पोरेट टू कंटेंट क्रिएटर, वो कैसा रहा है एक्सपीरियंस? So thank you Rochit for having me here. Pleasure to be here. हाँ, थोड़ा मुश्किल तो रहता है, मतलब काफ़ी लोगों को अनबिलीवेबल भी लगता है कि क्या आदमी है, मतलब 20 साल काम करने के बाद सीनियर VP सब बन गया है, उसके बाद सब छोड़ छाड़ के यूट्यूब कर रहा है। बट there's अ प्लान बिहाइंड इट। मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक पर्सन हैज़ लाइक 40 साल उसके पास होता है काम करने के लिए इफ़ेक्टिवली, राइट। तो 20-22 साल पे आप अपना एजुकेशन ख़त्म करते हैं एंड देन यू हैव 40 years ऑफ वर्किंग्स। तो मेरा यही थॉट प्रोसेस था कि पहला 20 साल आई डोंट माइंड गेटिंग द एक्सपीरियंस। तो मैं औरों के नीचे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहा हूँ। मैंने अराउंड 6-7 कंपनीज में काम किया आज तक। मोस्ट ऑफ देम BFSI में ही हुए हैं। ठीक है, कुछ ICICI अगर दो बैंक। तीन नाम आप ले हाँ, लो तो मैंने बड़े। शुरू किया ICICI बैंक के साथ। ठीक है। गुजरात में काम किया एज NRI सर्विसेज रीजनल सेल्स मैनेजर। उसके बाद मैं वापस गुड़गांव आया। ओके। जी मनी में काम किया। जी मनी इज़ जी कंज्यूमर फाइनेंस, जनरल इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, Okay. उनका जो मनी डिवीजन था उधर किया। वहाँ पे मैं लेंडिंग प्रोग्राम ज़्यादा करता था। पर्सनल लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, सब था। फिर मैं बैंकॉक चला गया, थाईलैंड। आई वर्कड इन इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। वापस इंडिया आया, इस बार बैंगलोर चला गया। तो देखिए मैं ऑलरेडी 4 सिटीज़ कवर कर चुका हूँ। हाँ। अब मैं बैंगलोर चला गया, वहाँ पे आई वर्क विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ओके। फिर मैं मुंबई गया, आई वर्क विद HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ओके। वापस गुड़गांव आया एंड देन आई जॉइंड ET मनी। ओके। तो अगर आप वो पूरा साइकिल देखें, मैंने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सब किया। उसके बाद मैं फिनटेक में गया विच इज़ ET मनी। ET मनी। एंड ये बस करते करते उम्र बीत गई। सो व्हेन आई टर्न्ड 42 ओके। इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि यार अब ये सैलरी वाला बहुत हो गया, लेट अस ट्राई एंड डू समथिंग ऑफ माई ओन। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था यूट्यूबिंग का, बिकॉज ET मनी जब कोविड आया तो मैंने यूट्यूब चैनल वहाँ पे संभाला एंड आई वॉज एबल टू टेक दैट अप फ्रॉम 30,000 सब्सक्राइबर्स से 3.5 लाख सब्सक्राइबर लेके गया। अच्छा फीडबैक मिला सब लोगों से, तो मुझे लगा कि शायद ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो खुद का चैनल फिर मैंने इस्टेब्लिश किया और आज आई थिंक 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे हूँ मैं। सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन। तो सर ये ट्रांजिशन आया कैसे, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर बनना, लाइक मैं अभी भी, मेरे फादर नहीं समझ पाते हैं मैं क्या करता हाँ, हूँ, मेरे फादर भी राइट। नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते हैं। बट एट 42 आपने क्यों डिसाइड, मतलब कैसे आपने डिसाइड करा है, इतना फेथ कैसे बिल्ड होगा कि आई विल डू
गुड एज अ कंटेंट क्रिएटर, और मैं फुल टाइम इसे परस्यू, बिकॉज आई फील आपने जॉब क्विट कर दी थी, उसके बाद हाँ आपने क्विट स्टार्ट हाँ करा, क्विट करने के तो बाद एक जो सैलरी आ रही होती है करेक्ट मतलब ज़ीरो हो गया। वो ज़ीरो हो गया, एंड फिर आपने लाइक, क्योंकि यूट्यूब से भी है, किसी प्लेटफॉर्म पे 2-3 महीने लगते हैं एक इनकम बिल्ड होने में, तो वो आपने कैसे कर पाया? मतलब आपके पास ऑलरेडी एसेट्स थे, पोर्टफोलियो था, कुछ फाइनेंशियल बैकिंग थी? हाँ सो 2-3 रीजंस थे। वन इज़ आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल बैकिंग था। एग्जैक्टली। आई थिंक आई हैड अबाउट 2.5 crores एट दैट टाइम, ओके। विच इंक्लूड्स सब कुछ, मतलब मेरा ईपीएफ में पैसा, पीपीएफ में पैसा, स्टॉक्स में पैसा, सब मिला के इतना था। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था, जो मैंने ईटी मनी में 2 साल जो चैनल वहाँ पे चलाया मैंने, तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गया था कि कैसे होता है। थर्ड मेजर रीज़न था, मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला फ्रॉम फेलो कंटेंट क्रिएटर्स। ओके। तो पीपल लाइक शरण से मैंने पहले बात किया, फाइनेंस विद शरण दैट इज़, लेबर लॉ एडवाइज़र में ऋषभ। तो आज भी मुझे कुछ भी होता है तो मैं ऋषभ को इसलिए फ़ोन करता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ऋषभ मुझे सिर्फ मोटिवेट करेगा। जब तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि शंकर भाई आप बिल्कुल घबराओ मत, कि मतलब अच्छा होगा आपका, प्लीज़ डोंट वरी, ऐसे करके। तो तो यही सब चाहिए होता है रोचित, दैट इफ़ यू हैव फाइनेंशियल बैकिंग, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है, अगर आपके पास स्किल्स है, और अगर आपके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, हाँ। यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम मूविंग अवे फ्रॉम अ जॉब एंड ट्राइंग समथिंग ऑफ योर ओन। इनफैक्ट मैं ये सबको एनकरेज करता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती है ना, इनमें से 2 चीज़ें भी होती हैं, यू शुड गिव इट अ शॉट। 100%। And a lot of good things happen once you move from a salaried person to a self-employed person. Yep. मतलब आपका आपका दिमाग खुल जाता है। पहले मुझे याद है, मैं जब लोगों से बात करता था, तो जब 2 सैलरीड लोग बात कर रहे होते हैं ना एक साथ, टिपिकल वही डिस्कशन होता है, प्रमोशन अरे नहीं हो यार रहा है। प्रमोशन नहीं हुआ, इस बार यार हाइक नहीं मिल रहा है, मेरा मैनेजर देखो यार कुछ भी करवा रहा है। उसको हाइक मिल गया, मुझे नहीं मिला। हाँ उसको मिल गया, इसका सेम टिपिकल स्टोरी 20 साल से सुन सुन के मैं भी परेशान। बट नाउ व्हेन आई एम मीटिंग पीपल लाइक यू नो यंग पीपल लाइक यू, जब आपके साथ मेरी बात होती है तो ऐसे टॉपिक्स पे तो हम बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं कि ग्रोथ कैसे करें, 100%। हम अपना चैनल कैसे ग्रो चैनल करें, हम कैसे इसको grow? बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे मेरे को एक कोलैबोरेशन का एक ऑफर आया, क्या मैं उसको लूँ ना लूँ, यूर आस्किंग एडवाइस फ्रॉम मी। तो एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मतलब एक अलग ही दुनिया है एग्जैक्टली। कि यहाँ पे ये कुछ अलग ही डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। हाँ। और ये मैंने सबके साथ नोटिस किया, मतलब अखिल इज़ अ गुड एग्जाम्पल राइट, हम जानते हैं दोनों इसको। जब वो पहली बार मुझे मिला था, वो बेचारे का जो बिलिंग्स था, मतलब ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ENY, जब वो पहली बार मुझे मिला था, अक्टूबर 2022 की बात है। उस टाइम पे उसका बिलिंग था 9 लाख रुपए का। ओके। ठीक है, हाँ। अभी आप जानते हो कितना है, हाँ। इट्स लाइक क्रेजी नंबर हाँ, राइट। तो आई हैव सीन दैट ट्रांजिशन 2 साल में। ये लड़का जो घबराया हुआ मुझे पहली बार मिलने आया था, आज वो कहाँ पे है करके। एंड इस तरह बहुत स्टोरीज मुझे आजकल मिल रहे हैं। सो आई थिंक ये अच्छा मूव निकला मेरे लिए, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। प्लस यूट्यूब करने का एक और रीज़न ये था कि मेरे को 3 चीज़ें लाइफ में अच्छी लगती हैं। एक इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है, एक मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छा लगता है, एंड थर्ड थिंग आई लाइक इज़ क्रिएटिविटी। ओके। तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे इन विच ऑल दीज 3 थिंग्स कैन बी फुलफिल्ड, कि मैं इन्वेस्टिंग के बारे में कंटेंट बना सकता हूँ, लोगों को पढ़ा सकता हूँ, और अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पता नहीं आपने मेरे यूट्यूब चैनल देखा है कि मैं नहीं, देखा है, इट इज़ वेरी क्रिएटिव। उसमें एक छोटा शंकर निकल के आता है और हाँ वो हाँ। सब्सक्राइब का बटन दबाता है। यप यप। आई एन्जॉय डूइंग ऑल दीज हाँ, बिकॉज थिंग्स। आपका कंटेंट भी मैंने देखा है, एंड इट इज़ वेरी न्यू, बिकॉज यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब छोड़ो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज कट कॉपी पेस्ट, राइट? न्यू प्रेजेंटेशन, कपड़े बदल दिए, बट बॉडी सेम है। राइट बट योर कंटेंट इज़ वेरी न्यू, राइट? कि Correct. आप लेट्स से किसी की इन्वेस्टमेंट थ्योरी पे आप बना रहे हो, सो मच रिसर्च है, सबके बस की बात भी नहीं है, तो इट इज़ वेरी गुड कंटेंट। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड मैं वो एक लास्ट, क्योंकि आपने अपने डैड का भी रेफरेंस लिया, तो मैं अपने डैड का भी बोलना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा एज हो गया, तो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे मेरे पापा, राइट? तो मम्मी को बोलेंगे। ओके। हाँ। तो मम्मी बोले क्या कर रहा है ये बंदा, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस करके। आई मीन हु लीव्स द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काइंड ऑफ अ जॉब एंड देन डज ऑल दिस स्टफ। अब ऑब्वियसली मैं कुछ भी बोल दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डैड के ऊपर, राइट? एक बार क्या हुआ, ये माई फादर हैड गॉन टू मीट योगी जी, CM UP, अलॉन्ग विथ उनकी जो कंपनी, सो ही वर्क्स फॉर T-Series ओके। सुपर कैसेट्स नोएडा।
एंड वो साथ में गुलशन जी की वाइफ और भूषण जी, भूषण कुमार जो मेन हेड है, ये तीनों गए थे योगी जी को मिलने। तो मीटिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद बाजू वाले रूम में लेके गए, सेक्रेटरी जो उनके थे लेके गए चाय पिलाने के लिए। हाँ. वो बेचारे सेक्रेटरी कितने लोगों को चाय पिलाते होंगे एक दिन में, बट लेके गए। एंड फिर पूछ लिया कि सर आपके मतलब बच्चे क्या करते हैं, बेटा क्या करता है? तो वो यूट्यूब में कुछ कर रहा है। अच्छा, क्या चैनल का नाम क्या है? तो मैं फादर ने बोला वो तो अपने नाम पे शंकर नाथ करके। बोलता अरे सर उनको तो मैं फॉलो करता हूँ। फिर उन्होंने वो यूट्यूब खोला और फिर दिखाया, देखो सर मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हेन माई फादर गॉट दिस सेटिस्फैक्शन कि चलो मेरा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, लगता है मतलब कुछ तो है कि जो कर रहा है और जो लोगों के काम आ रहा है करके। तो तब जाके मिला। अदरवाइज यू आर राइट, इट्स नॉट ईजी टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है कि अभी नहीं। भी मेरे पापा बोलते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो। अभी यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ ना, उनके हाँ बाद हाँ हाँ, कॉल राइट आया एंड ही राइट। सेड कि अभी तो उम्र है, तुम तैयारी भी कर सकते हो। अभी तो मौका मिल गया तुम्हें करने अभी तो का। कर सकते हो, ऐसा कुछ बिगड़ हाँ, नहीं गया है, अभी करेक्ट सब करेक्ट ठीक है, कर सकते करेक्ट हो। करेक्ट। तो आई टी स्टॉक। तो अब शंकर सर हम चलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के पॉडकास्ट का। मुद्दे पे आ गए तुम हाँ, एकदम। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि लोग पूछते हैं कि वाई रोचित मल्टी बैगर स्टॉक्स, राइट? अगर आई फील, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, अगर किसी को स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनाना है, राइट, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स इज द ओनली वे टू मेक बिग वेल्थ, राइट? 15-13% इज वेरी इजी यू कैन मेक इन म्यूचुअल फंड, बट इफ़ यू हैव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो मल्टी बैगर स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है बड़ा पैसा बनाने का। एंड जितने भी लोग बड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट में, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, सबको एक दो स्टॉक्स हैं, राइट? टाइटन है, सेरा है, जिन्होंने उनका एक पोर्टफोलियो ग्रो कर दिया एंड देन दे हैव डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टेड इन मेनी स्टॉक्स। तो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज हर्षद मेहता के बाद बहुत सारे लोग नए स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं एंड अब उनको तलाश है अगले HDFC बैंक की, अगले टाइटन की, अगली सेरा की। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड दो स्टॉक्स, राइट? बहुत मुश्किल है, बिकॉज न्यूज़ में, आर्टिकल्स में एंड सोशल मीडिया पे जो चलता है दैट इज़ ऑल फेक। एंड मैं एक कोट के बारे में ये भी बिलीव करता हूँ कि अगर किसी स्टॉक के बारे में, मैं बोलता रहता हूँ अपने ऑडियंस को भी, कि अगर मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो मेरा खर्चा हो गया। तो इफ़ द स्टॉक इज़ इन न्यूज़ तो उसको बाय करके मेरा पैसा नहीं बनने वाला है। तो अगर मुझे ट्रूली किसी मल्टी बैगर को फाइंड आउट करना है तो मुझे वो खुद से करना पड़ेगा, और उसका नाम मैंने उस पहले कभी नहीं सुना हो। मुझे नया बिजनेस पता चले कि अरे ये कंपनी ये कर रही है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिकॉज एंड मैंने ये टॉपिक भी इसीलिए डिसाइड करा बिकॉज मुझे नहीं लगता आपसे बेटर इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? आप यू आर वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बहुत आसानी से, एंड ज़्यादा नॉलेज होने का फ़ायदा ये होता है, राइट? जब आपके पास किसी डोमेन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स को बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बता सकते हो, राइट? एंड बिकॉज यू आर अ गुड एजुकेटर, तो मैं चाहता हूँ आप आज हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकता है। हम 2-3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ओके ओके, INVERSION, इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब है? अभी आपने जैसे पूछा मुझसे, मैं मल्टी बैगर कैसे चुनूं, करेक्ट? दैट्स योर क्वेश्चन। इसका उल्टा होता है कि मैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर नहीं बनेंगे। ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है हाँ, इन्वेस्टिंग करने का। यप, कौन नहीं बनेंगे उनको पहले क्रॉस आउट कर उनको पहले क्रॉस आउट कर लो। तो अगर आप ये अगर पहला स्टेप करेंगे ना, हाँ, तो आप देखोगे कि जो आपका 5000 स्टॉक का जो दुनिया है वो शायद 300 रह जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी फर्स्ट डू, राइट? हमें कैसे स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए जिसके ऊपर जो प्रमोटर है उसके ऊपर कुछ एलिगेशन है कि उसने इधर का पैसा उधर कर लिया, या कुछ टाइप का गोची कर रहा है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, हम ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं जो रिटर्न कमाने के लिए कैपिटल बहुत यूज़ करते हैं। ओके, कैपिटल मतलब क्या? शेयर होल्डर से जितना पैसा लिया है प्लस अगर लोन्स लिया है, समझ लो उसने दोनों मिला के 1000 करोड़ हो गया, वो 1000 करोड़ के सामने सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ स्टॉक, बिकॉज वो ज़्यादा खर्चा करता है, मतलब कैपिटल ज़्यादा लेता है और कम रिटर्न देता है। हमें उसका उल्टा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो हमें शायद 50 करोड़ का प्रॉफिट दे, लेकिन उसके लिए जो कैपिटल यूज़ करे सिर्फ 100 करोड़ का यूज़ करे। सो हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आई गेस।
Correct. Yep. Correct. Higher capital employed. Correct. Return on capital employed. So that's the kind of stocks we are looking at. We are not looking for stocks which are doing negative sales growth. ओके अगर वो मतलब नेगेटिव जा रहा है तो फिर मेरे को क्या इंटरेस्ट है यप उसके अंदर. और अगर ग्रोइंग सेक्टर के अंदर नेगेटिव जा रहा है तो तो बिल्कुल और भी interest खराब नहीं। है. हाँ हाँ, हाँ, वो तो बेवकूफ़ी है. हाँ, राइट. सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है. हमें ऐसा सेक्टर नहीं चाहिए जो शायद अगले 10 साल में ख़त्म ही हो जाएगा. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स. जैसे आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, सो वी आर नॉट लुकिंग एट नॉन डिजिटाइज्ड कंपनीज उतना. करेक्ट. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. वी आर नॉट, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर मैं देखूँ मोपेड का बिजनेस, मोपेड इज लाइक ऑलमोस्ट नो वन यूजेस अ मोपेड राइट नाउ डेज. मनाली में बस रहता है खत्म. 100 रुपये दे के हाँ चला लो। एग्जैक्टली. तो वही है. सो जो रेंट पे मिलता है बस वही है. वही है। सो वैसा वाला स्टोरी है. तो अगर आप इन सब को हटाओगे ना, आप देखोगे आपके 1000-2000 कंपनी वैसे ही निकल गए. ठीक है ठीक है. नाउ वी कम टू द अदर पार्ट कि हमें किस टाइप का कंपनी चाहिए. बट इसके बीच में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज. नॉइज मतलब कोई न्यूज़ आ गया, इसको इतना बड़ा ऑर्डर आ गया. ऑर्डर आने से कुछ नहीं होता है. ऑर्डर इज जस्ट एन ऑर्डर. उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है. उसको प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करना होता है. प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करने के बाद वो दूसरे बंदे ने हमें पैसा भी देना होता है. देयर आर 5 स्टेप्स आफ्टर जस्ट गेटिंग एन ऑर्डर वाला नोटिफिकेशन. एग्जैक्टली राइट. एंड यू गॉट टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. राइट. बिकॉज अगर गवर्नमेंट से मुझे ऑर्डर मिला है, करेक्ट. ऑर्डर मैं कंप्लीट भी कर दूंगा, हाँ. फिर गवर्नमेंट से जो Government पैसा about निकलवाना 120 से 150 दिन लेता है पैसा देने में. एग्जैक्टली वो बहुत दे मुश्किल देता है काम पैसा. हाँ लेकिन आधा साल निकाल देगा पैसा देने में. दैट्स अ जनरल दिस थिंग. सो यस, सो ये सब भी होता है. देन you've got to also think of the fact that so what really works. मतलब ये सब तो न्यूज़ आइटम्स हैं, बट what really works जो मैंने देखा है, nothing is better than profits. ओके अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, योर स्टॉक प्राइस विल गो अलॉन्ग विथ इट. ओके ओके. आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल में, पिक आउट एनी स्टॉक. अगर उसका जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स पर शेयर है, अगर वो 20% से ग्रो किया है हर साल ठीक है 10 साल में, आप देखोगे कि उसका स्टॉक प्राइस भी अराउंड 20% के आसपास ग्रो किया होगा. ओके थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है. हो सकता है 25% बढ़ाओ या 15% बढ़ाओ, बट इट विल बी समवेयर अराउंड दैट रेंज ओनली. सो दिस इज रूल नंबर 1 फॉर मी. पिक स्टॉक्स वेयर योर चांस ऑफ दैट अर्निंग्स पर ग्रोथ, जो आपका प्रॉफिट पर शेयर है, वो अगर हाई है ग्रोथ, you have a higher chance of being a multi-bagger. Take any example. आपने let me take a stock which was good, but maybe now it's not that good. Okay. Asian Paints. Okay. Right? अगर आप पिछले 15 साल का डेटा देखेंगे, you would have seen that the profits have grown by about 20% or so. ओके And therefore the stock has also grown by about 20-25% के आसपास. बट अगर आप पिछले 2-3 साल का डेटा उठा के देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका जो EPS है वो ग्रो कर ही नहीं रहा है. ओके इट्स लाइक प्रीटी फ्लैट और वेरी लो अमाउंट. देयरफॉर उसका प्राइस भी नहीं ग्रो कर रहा है. आपको याद होगा ना, एशियन पेंट्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, एंड देन अभी थोड़ा नीचे की तरफ जाने लग गया. वो इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज उसका जो प्रॉफिट पर शेयर है वो कम हो रहा है. ओके सो दिस इज इफेक्टिवली रूल नंबर 1. ग्रेट इनसाइट कि EPS इज इक्वल टू शेयर प्राइस ग्रोथ. Exactly. EPS में अगर 20% 30% साल में ग्रो कर रहा है, Correct. तो शेयर प्राइस भी इतना ग्रो करना चाहिए, एंड Exactly. मोस्ट प्रॉब्ली करता भी है मोस्टली केसेस के अंदर. डन. सेकेंड बिग थिंग दैट यू शुड लुक फॉर इज कि वो जो इंडस्ट्री जिसमें ये पर्टिकुलर कंपनी है वो अब कौन से स्टेज में है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव लेट्स से पेंट्स ही बोल देता हूँ, एशियन पेंट्स. राइट. अब एशियन पेंट्स का एक अच्छा मार्केट शेयर है, 60% 63% कुछ है. द पेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 9-10%. तो एशियन पेंट्स भी 9-10% पे ही ग्रो करेगा. हाँ ठीक है. वो टाइम चला गया जब वो 20% पे ग्रो करता था, 30% पे ग्रो करता था, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है वो मैच्योर हो गई है. अब वो 9-10% पे ही ग्रो करने वाली है. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू मूव. लेकिन अगर आप कोई और इंडस्ट्री उठा लेते हैं, लेट्स से डिफेंस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, दैट्स ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. हाँ For example, right? Automobiles is not growing at a faster pace. It's growing at a very steady 10-12% kind of a pace. But if you take something else, जो SaaS,
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, आईटी का पार्ट है, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. वो तो 40-50% पे ग्रो कर रहा है पर ईयर बेसिस पे. तो ट्राई एंड पिक अ कंपनी जो एक ग्रोथ स्टेज पे है अभी, जो कई और साल तक ग्रो कर सकता है. हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यू गॉट लॉट ऑफ कंपनीज, डेटा सेंटर बिजनेस, डेटा सेंटर्स हो गए. एग्जैक्टली. सो ऑल दीज ये जो ट्रेंडिंग वाला है, बट इसमें देखना पड़ेगा कि 10 साल ग्रो कर सकता है. हाँ एग्जैक्टली, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल डिफेंस अभी ग्रो करा है, ये कब तक करने वाला है ये प्रेडिक्ट करना, ये थोड़ा सा देखना कुछ टूल है, मतलब कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हर इंडस्ट्री गोज थ्रू अ स्टेज ऑफ ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. मतलब हर इंडस्ट्री में वो होता ही है. कोई ऐसा कोई टूल तो मैंने अभी तक आई फील अब साइकिल थोड़ी छोटी होती जा रही है. लाइक एशियन पेंट वाज द लॉन्गेस्ट स्टोरी, ग्रोथ फॉर 10 years, मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है. टेक्नोलॉजी में यस साइकिल छोटा हो जाता है, बट ये जो अलग टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, वो फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है. आई फील रिन्यूएबल एनर्जी, इट्स अ गुड थीम, जो मुझे लगता है इट्स अ लॉन्गेस्ट साइकिल, बिकॉज लेट्स से 2050 तक मुझे पता है हर साल कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर कुछ स्टॉक्स मिलते हैं. तो इट इज, बट उसमें अगर आप केयरफुली देखें ना, अदर वेरिएबल्स भी आने लग जाते हैं. जैसे वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेड, सोलर एनर्जी, राइट. इंडिया काफ़ी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट सोलर एनर्जी पे बहुत काम करना चाहता है, करेक्ट. वी अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स. इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि सोलर स्टॉक इज़ अ गुड कंपनी, इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय. ओके, व्हाई? बिकॉज वन थिंग इज हैपनिंग, आपका डिमांड फॉर सोलर सेल्स बढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बट द प्राइस फॉर सोलर सेल इज गोइंग डाउन. हाँ, ओके, सो इट्स गोइंग डाउन. सो एवरी 1 रुपी वो कटता है ना, आपका फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है, तो ये कट रहा है, तो आपका मार्जिन और भी ज़्यादा कट रहा है. सो यू गॉट टू इवैल्यूएट दैट ऑल्सो, कि वो कौन से स्टेज पे है, राइट. सो इट्स नाउ एट अ स्टेज वे प्रॉब्ली if if I'm not wrong, it is like some $2 or something, ऐसा कुछ मैंने पे पढ़ा था करके, it's there, and the cost of manufacturing is some 1.8. okay, so the margins is like wafer thin, मतलब no pun intended, solar भी wafer thin ही होता है, but it's like wafer thin margins हो गए उसके. तो डिमांड है लेकिन मार्जिन कम है. सो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 या 4 आ जाता है. गो फॉर कंपनीज जहाँ पे प्राइसिंग पावर हो. प्राइसिंग पावर का क्या मतलब है? अगर आप बोलें कि मेरे को इतना प्राइस चाहिए, मैं मतलब लेट्स से आई एम द कस्टमर, आप सेलर है, मैं अगर आपको बोले नहीं यार मैं इतना नहीं दूंगा, इससे कम दूंगा, और आप मान गए बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने बोला ठीक है दे दो जी, जैसे होता है ना वो करोल बाग में हम लोग नेगोशिएशन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करके, देन इट इज़ अ कस्टमर्स मार्केट, इट इज़ अ बायर्स मार्केट. यू डोंट वांट दैट. आपको चाहिए जहाँ पे आपका प्राइसिंग पावर है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हाँ, मैं भी ये पूछना था. अभी हम नोएडा में बैठे, DND फ्लाईओवर है, अभी तो उसमें टोल वोल नहीं लगता, समझ लीजिए लगता है टोल. मुझे दिल्ली से नोएडा आना है, ठीक है, और वही एक रोड है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो DND फ्लाईओवर जो है. समझ लीजिए आज मेरे से 10 रुपये का टोल है. कल मैं आया, कल वो जो टोल पे जो बैठा हुआ है उसने बोला सर हमारे रेट बढ़ के 12 रुपये हो गए. देना पड़ेगा. हाँ, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते. 12 रुपये देना पड़ेगा. दूसरी रोड नहीं है जहाँ से आप, और कोई रोड नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस, 12 रुपये देना पड़ेगा. दैट इज प्राइसिंग पावर. सेक्टर है कोई जिसका एग्जांपल, जो ग्रोथ सेक्टर भी हो, जो ग्रोइंग सेक्टर भी हो, एंड जिसके अंदर ये प्रॉब्लम भी ना आ रही हो, कि जिनके पास पावर हो, कि नॉर्मली ये गवर्नमेंट वाले जो होते हैं उनके पास बहुत पावर होता है, जिसमें इट्स लाइक अ मोनोपोली इन इटसेल्फ. जैसे फॉर एग्जांपल टेक so it's not a like to like example, but it's a very close example. जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, स्विगी, जोमेटो, ऑल दीज गाइस, आपने नोटिस किया होगा पहले कोई ये लोग प्लेटफॉर्म फ़ी करके कुछ नहीं लेते थे, 0 था. अभी शायद 5 रुपये, 6 रुपये, और हर 3 महीने में दे आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑल्सो, 50 पैसे बढ़ा देते हैं. अब समझ लो उन्होंने बढ़ा दिया, आपने क्या किया उसके बाद? क्या आपने ऑर्डर करना कम कर दिया उधर? नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट. तो उन्होंने जब 3 रुपये का 6 किया, आपने रिड्यूस नहीं किया अपना कंजम्पशन ऑफ स्विगी एंड जोमेटो, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 रुपये का 6 करके अपना प्रॉफिट डबल कर लिया. सो दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग पावर.
मतलब थोड़ा क्रूड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ हाँ कि आपको एग्जांपल्स शायद गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा मिलेंगे, पेट्रोल में ज़्यादा मिलेगा। अगर पेट्रोल 103 से 110 हो गया तो ठीक है, थोड़ा आप बोल सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, बट यू नॉट डूइंग टू मच ऑफ दिस थिंग, राइट? तो अल्कोहल अल्कोहल हो गया, एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड एग्जांपल, करेक्ट। सो दीज आर ऑल कंपनीज जिसके अंदर प्राइसिंग पावर ज़्यादा है। सो यू गॉट टू अगेन लुक फॉर कंपनीज जिसमें प्राइसिंग पावर हो। दैट इज़ रूल नंबर 4 मेरे ख्याल से। फार्मा ऑल्सो मे बी लाइक मेडिसिन। फार्मा बोल सकते हैं, हाँ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, करेक्ट। बट फार्मा में क्या होता है, इट्स अ गुड पॉइंट, बट फार्मा में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट आके बोलेगा कि मैं कैपिंग डाल रहा हूँ इसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो ये सब भी होता रहता है। बट ये जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए ना रोचित, आई थिंक यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। ये जो मल्टी बैगर हम लोग बोलते हैं ना, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। बट एक प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने कुछ नाम भी लिए थे, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अभी तक। सो आप मुझे करेक्ट करना अगर मुझ गलत बोलूँ। तो अभी तक शंकर सर ने ये बताया कि आप एक ऐसा सेक्टर ढूंढो जो ग्रोइंग हो, राइट, जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो, नॉट लाइक पेंट सेक्टर। चूज सेक्टर्स लाइक डेटा सेंटर, मे बी डिफेंस, और कुछ भी सेक्टर हो सकता है जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है। एंड उसकी सेक्टर के अंदर आप ये भी देखो कि उसके अंदर प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, राइट। जैसे सर ने सोलर का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो अगर आप किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो तो ये भी देखो कि आगे चल के उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम ना हो जाएं, मे बी फॉर कंपटीशन, या फिर उसका प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। एंड देन फाइंड अ कंपनी, उसके अंदर अगर फनल आप क्रिएट कर रहे हो जिसका ईपीएस भी अच्छा ग्रो हो रहा हो, राइट, बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे शंकर सर बोल रहे थे, जितना ग्रोथ परसेंटेज होगा ईपीएस का वो रिफ्लेक्ट होकर आने ही वाला है शेयर प्राइस के अंदर, राइट। तो ये अभी तक का हमारा समरी है। एंड यस सर, वी कैन कंटिन्यू। ओके, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जो जैसे मैं आपको राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया के बारे में बात कर रहा था, यू राइट कि मिस्टर झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया 2001 में, और उन्हें अभी तक रखा हुआ था। नाउ इट्स विद रेखा झुनझुनवाला, एंड 22-23 साल हो गए, राइट, वो जो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उन्होंने एक बार इन्वेस्ट किया और उनको पता था कि 20 साल के अंदर ये बहुत बड़ा स्टॉक बन जाएगा। दैट वाज नॉट राइट। वो 5 करोड़ नहीं करते। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा डालते। हाँ, तो ही डिडंट नो दैट। ओके, सो ये भी एक अच्छा रूल होता है दैट मल्टी बैगर ना आपका एक शॉट में नहीं बनता है। वो आप शॉट हर 2-2 साल में लेते हो। कि आपने एक टाइटन खरीदा, फिर आपने 2 साल के बाद ऑब्जर्व किया कि जो थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस आपने डाला था वो अभी भी वैलिड है कि नहीं, कि अच्छा ग्रो कर रहा है कि नहीं, इसका प्राइसिंग पावर अच्छा है कि नहीं, इसका अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं। यू अगेन इवैल्यूएट दैट आफ्टर 2 years। फिर 2 साल और चलेगा, प्राइस भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, 2 साल बाद आप फिर इवैल्यूएट करते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक मल्टी बैगर के लिए एक सिंगल 6 मारने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-1-1-1 रन लेके भी उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो यू कैन डू एन इवैल्यूएशन एवरी 2 years, और 10 बार इवैल्यूएट करोगे तो वो अप्रोच भी चलेगा। सो दैट्स हाउ अ रियल मल्टी बैगर बिकम्स। शंकर सर, मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी एंड उसमें मैंने एक कॉमन टॉपिक देखा। यू टॉक अ लॉट अबाउट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, राइट, एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपने कवर करी हैं, ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजी, एंड आपने खुद भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। तो कुछ अगर 1-2 स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मैंने बहुत देखा है एंड आपके यूट्यूब पे देखा है, एंड ट्रेंडिंग वैल्यू, राइट। तो अगर कोई इसमें से टॉप की आपको 1 या 2 स्ट्रैटेजीज चूज़ करनी हो विच आर ऑल्सो सिंपल, राइट, जो लोगों को समझ में आया एंड मुझे भी थोड़ा सा समझ में आया, तो वो स्ट्रैटेजीज इफ यू कैन एक्सप्लेन। ओके, हाँ, यू राइट। सो मेरे ख्याल से कुछ 7-8 स्ट्रैटेजीज हो चुके हैं अभी। उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यू राइट, क्योंकि सब अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब थोड़े कॉमनैलिटीज़ होते हैं हर स्ट्रैटेजी में, बट उसका जो आउटलुक होता है, जो ऑथर होता है, उसका जो मेथडोलॉजी होता है, वो सब अलग होता है। आई फील स्ट्रैटेजीज विच जो लोगों को समझ में आता है, स्ट्रैटेजीज विद गुड स्टोरी, नॉट विद गुड कैलकुलेशन। देखिए, गुड स्टोरी तो फिर वो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, बिकॉज सौरभ मुखर्जी से अच्छा स्टोरी तो मुझे नहीं लगता कोई हमारे इसमें दे सकता है। बट द वन विच इज़ फेवरेट ऑफ माइन इज़ अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड GARP, GARP, विच इज़ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ये एब्रिविएशन है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक है ग्रोथ, एक है रीजनेबल प्राइस। यानी कि आपको कुछ ऐसा कंपनी
आइडेंटिफाई आपने किया है जो अच्छा ग्रो कर रहा है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ठीक है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ का क्या मतलब है? ओके, सो ग्रोथ इज़ कोई ऐसा स्टॉक जिसका सेल्स भी बढ़ रहा है और उसका अर्निंग्स भी बढ़ रहा है. ठीक है. ठीक है. रिसेंटली मैंने अपने न्यूज़लेटर में कवर किया है. इट्स कॉल्ड दीप इंडस्ट्रीज. ओके. दीप इंडस्ट्रीज. हाँ, इट्स इनटू द ऑयल एंड गैस सेक्टर, बट वो एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग उन सब में नहीं है. वो करता है सर्विसेज. ओके. अब सर्विसेज कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, ज़मीन से गैस निकला. ठीक है. ठीक है. गैस में ना बहुत इम्प्योरिटीज़ होते हैं. हाँ. राइट, मतलब अलग अलग गैस का मिक्सचर होगा, ये सब होगा. ये कंपनी क्या करता है? उसको वो इम्प्योरिटीज़ को हटाता है, ठीक है. कंप्रेस करता है गैस को. तो ये सब सर्विसेज है. इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्सट्रैक्शन सर्विसेज. ओके. राइट, सो दैट्स व्हाट दिस इज इनटू. एक सिंपल सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ. नंबर वाइज बताता हूँ. हाँ. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो. अभी क्या हो गया? अभी वी आर H2 ख़त्म हो गया है, फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया है FY25 का. राइट, इन द नेक्स्ट 1.5 years it is expected to grow its sales from, I think 470 crores है लास्ट 4 quarters का जो दिस थिंग है, सेल्स रेवेन्यू. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 800 ओके. crores in in how 1.5 many? years. 1.5 like double. हाँ, मतलब अबाउट Almost 75% 80% का ग्रोथ. सो दिस इज़ अ गुड ग्रोथ, हाँ. बिकॉज अगर 1.5 साल में 80% ग्रो करने वाला है तो ऑन एन एनुअलाइज बेसिस यू लुकिंग एट 50% प्लस. ओके. करेक्ट. सो दिस इज एक्सलेंट ग्रोथ. ठीक है. सिमिलरली इसका जो अर्निंग्स पर शेयर है, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, अर्निंग्स पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 35% एनुअल बेसिस पे. ओके. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड नंबर. सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक दीप इंडस्ट्रीज इज शोइंग कि मेरे में ग्रोथ पोटेंशियल है. हाँ. नंबर 1. नंबर 1. देन तो सेकेंड लाइन जो था एट रीजनेबल प्राइस, इसका क्या मतलब है? कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है. पी रेशियो. पी रेशियो नहीं है, इसको हम लोग पेग रेशियो बोलते हैं. मैं आपको समझाऊंगा. ठीक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके व्यूअर्स को समझने के लिए. पी रेशियो क्या होता है आपको पता है कि 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए मैं कितना रुपए देने के लिए रेडी हूँ वो शेयर खरीदने के लिए. राइट. सो अगर किसी का 50 का पी रेशियो होता है, यानी कि उसका प्रॉफिट है 1 रुपये और प्राइस है 50 रुपये. राइट. अब इसमें एक प्रॉब्लम है. अगर मैं आपको दो कंपनी देता हूँ, एक कंपनी है 100 के पी रेशियो पे है और दूसरा कंपनी आपका 10 के पी रेशियो पे है. सो ए इज 10 का पी रेशियो एंड बी इज 100 का पी रेशियो. दोनों में से कौन सा चूज करोगे? मतलब अगर सिर्फ पी रेशियो की जजमेंट पे जाएं तो 10 का चूज करेंगे. 10 का चूज करेंगे. कंपनी ए चूज करेंगे आप. अब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कंपनी ए ग्रो कर रहा है 5% पे, कंपनी बी ग्रो कर रहा है एट 200%. ओके. अब कौन सा लेना चाहते हैं? कंपनी बी. कंपनी बी. ओके. वो आपका एक सेकंड इन्फॉर्मेशन आया और आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. राइट, रिवर्स हो गया. पेग रेशियो इस थॉट प्रोसेस को कैप्चर करता है. ठीक है. तो पेग रेशियो क्या बोलता है? न्यूमरेटर इज द पी रेशियो ऑफ द कंपनी. ओके. द डिनोमिनेटर इज द एक्सपेक्टेड EPS ग्रोथ ऑफ द कंपनी. ओके. So in Deep Industries case, P ratio divided by 35. Exactly. Okay. So the P ratio right now is 25.7, 25.3. Okay. Okay. Current P ratio आज का. So 25.3 divided by 34 करेंगे. Okay. 35 करेंगे. हाँ. It comes to whatever it comes to 0.7 or something, right? Now as per Peter Lynch जिन्होंने ये peg ratio बनाया, if the company's peg ratio is less than 1, then it is undervalued. Okay. If it is 1, fairly valued. If it is more than 1, overvalued. Okay. ठीक है. So I would encourage you and everyone else to go on the internet, check out peg ratio. उसके ऊपर और examples मिल जाएंगे. But ये दोनों का जो combination है ना, कि अगर कोई company grow कर रही है और उसका अगर peg ratio less than 1 है, it's an excellent combination. And there's a very high chance कि ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगा. Okay. तो सिंपल था समझने में. सिंपल. दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक. मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालता हूँ. सो फॉर एग्जांपल
मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि जो कंपनी मैं चुन रहा हूँ वो थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ ही ज़्यादा हो. आई हैव मोर कंफर्ट ऑन दैट. स्मॉल कैप मतलब लेस दैन 20,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप. ओके. मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि 10-20 करोड़ का है तो. मिनिमम व्हाट विल चूज? नॉर्मली आई चूज़ 500 से ऊपर होना चाहिए, 500 से 500,000 के ऊपर होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई प्रेफर. और 20,000 के नीचे होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई लाइक. बट हमने जो और चीज़ें हमने डिस्कस की ना वो भी उसमें आ जाती हैं. जैसे प्राइसिंग पावर होना चाहिए, हाँ. थोड़ा यूनिक बिजनेस होना चाहिए, इट शुड बी स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए, ग्रोथ सेक्टर में होना चाहिए. ये सब चीज़ों को भी मैं साथ साथ में ऐड करता रहता हूँ. ठीक है. अब इसमें मेन मुद्दा आता है जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया. अब मुझे कैसे पता लगा कि ये इतने पे ग्रो करने वाला है? मैंने कितना बोला? 50% कुछ बोला, राइट? 75% 75% करने वाली है. अब ये इतना मुश्किल नहीं है. कंपनी आई गेस बताती है ना ये अपनी. कंपनी एक तो बता देती है. हाँ. अगर आप अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट खोलते हैं हाँ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जनरली मोस्ट कंपनीज बता देती है. नहीं तो आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अभी आपके पास एक ऑफिस है. एक ऑफिस आपके लिए 5 करोड़ रुपए का धंधा करता है. अभी आपने एक और ऑफिस खोल दिया तो 5 से ऊपर तो होगा ना. कितना होगा? मे बी 50% इंक्रीज मे हो बी जाए. 7 हो जाए. ठीक है, दोनों मिला के. वही तो So कैपेसिटी that's a 40% increase. Exactly, capacity expansion. So if company has increased the capacity, there's an expectation कि this will lead to an increase in your sales also. नई फैक्ट्री ओपन हो रही है, नई फैक्ट्री ओपन, नया प्लान बना, कुछ भी हो गया, नए मार्केट में मैं घुस गया. पहले मैं सिर्फ साउथ इंडिया में था, अभी मैं गल्फ ओपन कर दिया मैंने, या नॉर्थ इंडिया में चला गया. तो ऑल दिस इज एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ योर कंपनी. तो ये आपको हिंट्स मिलते रहते हैं. ठीक है, कि मैंने ये कर लिया तो इससे मेरा इतना रेवेन्यू ग्रो हो सकता है. बट हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. जो इसके अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट है थोड़ा 20-22 पेज का होता है वो अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होता है. मतलब अगर आप ये सीरियस हैं, इस पर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. लाइक लोग शायद अपना जूते खरीदने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना अपना स्टॉक्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, राइट? सो इफ़ यू स्पेंड टाइम ऑन स्टॉक्स ऑल्सो, और ये सब रिव्यू करेंगे, आपको इसमें काफ़ी वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा. थोड़ा सा मेहनत कम हो जाए, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ. सो देयर इज अ वेबसाइट नेम सॉवरेन, इफ यू नो. हाँ, आई नो सॉवरेन. हाँ, करेक्ट. सो उनके पास ना ऐसे बकेट्स, इट्स नॉट ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड, तो बकेट्स बनी हुई हैं जहाँ पे वो स्मॉल कैप कंपनी से कवर करते हैं, लाइक कंपनीज विद लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन. तो स्मॉल कैप कंपनीज 50-100 कंपनीज होती हैं जिनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, लाइक कंपनीज जिनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ वो भी होता है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई हमारी कंपनी 2 साल में अपना रेवेन्यू डबल करेगी या 3 गुना करेंगे. तो आपको कंपनीज का नाम वहाँ से पता चल जाएगा. ऑफ कोर्स अगर आप खुद की रिसर्च करो तो बहुत बढ़िया बात है. एंड सेकेंडली पेग रेशियो, आई गेस स्क्रीनर में एक आप एडिट रेशियोज में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पेग रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है. इफ यू क्लिक ऑन दैट, नो, सो आई विल नॉट एडवाइस ऑन दैट. उसका रीज़न बताता हूँ. पेग रेशियो का फॉर्मूला इज पी रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ. मैंने आपको बताया, राइट? ओके, वो नहीं है वहाँ पे. वो वहाँ पे क्या है मैं वो भी बता देता हूँ. वहाँ पे है न्यूमरेटर, ठीक है, पी रेशियो इज करेक्ट. डिवाइडेड बाय, वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं यूज़ करते, वो हिस्टोरिकल यूज़ करते हैं. सो दे आर टेकिंग हिस्टोरिकल 5 ईयर, नॉट ईपीएस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ. ओके, तो एक तो ट्रेलिंग है, ऊपर से ईपीएस नहीं है, वो प्रॉफिट ग्रोथ है. तो प्रॉफिट ग्रोथ मुझे उतना नहीं चमकता है, बिकॉज अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और प्रॉफिट अगर सेम रहा तो एक्चुअली आपका ईपीएस घट गया है. एज अ शेयर होल्डर आपको ईपीएस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दैन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ओके, ईपीएस इज व्हाट यू मेक, प्रॉफिट इज नॉट व्हाट यू मेक, ईपीएस इज व्हाट यू मेक. तो ये आप पेग रेशियो वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? नाम आपको आई गेस वेबसाइट से पता चल जाएगा. अगर मेहनत कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जैसे स्क्रीनर वीनर में जैसे जो लोग ज़्यादातर स्क्रीनर यूज़ करते हैं, राइट, उसमें भी आई थिंक जो बॉटम राइट कॉर्नर है ना, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होता है, उसके बाजू में एक नोट्स करके भी एक बटन है. अगर आप वो नोट्स पे करेंगे, वो शायद एआई से ना वो जो पूरे कॉन कॉल में बोला गया है उन सब का हाईलाइट्स दे देता है. ओके, सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन यूज़. नोट्स का बटन दबाइए एंड यू कैन गेट अ संक्षेप में आपको मिल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली बात हुआ था पूरे ट्रांसक्रिप्ट में. सो दैट्स अनदर वे. तो आई गेस ये समराइज हो गया हमारी पहली स्ट्रेटजी.
एक बार मैं समराइज करता हूँ स्ट्रैटेजी को. सो गार्प बोला राइट, ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस. तो वी हैव टू फाइंड कंपनीज जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, एंड लाइक उनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो ग्रो होना चाहिए राइट. एट लेट्स से एट व्हाट पेस 50-75, जैसे हमने एग्जांपल लिया दीप इंडस्ट्रीज़ का. एंड देन वी हैव टू फाइंड कंपनीज जिनके अंदर एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड अच्छी है बट दे आर नॉट ओवर वैल्यूड राइट, दे आर अंडर वैल्यूड. तो उसका फॉर्मूला है पी रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ राइट. हम ये करते हैं, देन विल फाइंड गुड कंपनीज जिनके अंदर फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे मैं भी एग्जांपल देता हूँ, पीपल आस्क कि ऐसा कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसमें पैसा डबल ट्रिपल हो जाए. तो आई सिंपली से कि ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें ईपीएस डबल ट्रिपल हो जाए. हाँ, ईपीएस डबल ट्रिपल हो जाए. ईपीएस लोगों को समझ नहीं आता, बट आई गिव अ वेरी इजी एग्जांपल. मैं बोलता हूँ रिलायंस का जो सेल्स है इस साल का वो 18 लाख करोड़ रुपए, क्या अगले साल डबल होगा? पीपल रिएक्शन इज नो, 100% नॉट. तो सिंपल सा मेरे को क्वेश्चन होता है, तो क्या शेयर प्राइस डबल होगा? नो. फिर मैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनी दिखाता हूँ जो 2-3 साल से ऐसा कर रही है. मैं बोलता हूँ इसका डबल हो सकता है. देयर आंसर इज मे बी यस, पॉसिबल तो है. मैं बोल रहा हूँ इसका शेयर प्राइस डबल हो सकता है. द आंसर इज यस. तो इफ देयर इज ग्रोथ इन कंपनी एंड ऑफ कोर्स में रिस्क भी आता है जो 4 साल तक डबल करती है. एन एग्जांपल ऑफ दैट, सो फॉर एग्जांपल स्काई गोल्ड. हाँ, ओके, स्काई गोल्ड आपको पता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है दैट टाइटन, मलाबार, कल्याण ज्वेलर्स, ये लोग जो ज्वेलरी आपको दिखाते हैं ना, जब आप बोलते हैं कि जी ज्वेलरी दिखाई है ऐसे करके, वो जो डिज़ाइन आपके सामने रख रहा है वो इन्होंने डिज़ाइन नहीं किया. अच्छा, वो इन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया. ठीक है, वो सारा स्काई गोल्ड ने किया. ओके, मैन्युफैक्चरिंग करी है. हाँ, द डिज़ाइन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ओके इज ऑल डन बाय पीपल लाइक स्काई गोल्ड. और भी उनसे भी बड़ी एक कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो अभी लिस्टेड नहीं है. ठीक है, ये लोग करते हैं. सो स्काई गोल्ड हैज़ मोर देन 1 लाख डिज़ाइंस विद देम. तो ये लोग अलग अलग कंपनीज के लिए बनाते हैं. इंडियन कंपनी, इट्स इंडियन कंपनी, स्काई गोल्ड, बॉम्बे बेस्ड कंपनी. सो ये लोग करते हैं एंड दे गिव दिस, आई मीन ऑर्डर आता है मलाबार से या टाइटन से कि भाई ये अच्छा लगा लोगों को, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये हमारा डिमांड ये है. एंड ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको देते हैं. अच्छा मार्जिन भी है बिजनेस में. मार्जिन उतना अच्छा नहीं है, 5% का मार्जिन है. 5%. आई फील गोल्ड बिजनेस में कम होता ही है ये ना, क्योंकि इट्स अ B2B काइंड ऑफ अ बिजनेस. हाई वॉल्यूम, थोड़ा हाई वॉल्यूम 5%, तो 5% मार्जिन के हिसाब से होता है. एक तो राजेश एक्सपोर्ट्स इसका 0% है. हाँ, सो तो मतलब वो उसमें कमी होते हैं. जैसे अभी बहुत चर्चे में है SG Mart. ओके, SG Mart इज लाइक अ B2B प्लेयर फॉर स्टील प्रोडक्ट्स. ओके, ठीक है, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, आशीष कचोलिया ने भी इन्वेस्ट किया है. एंड वेरी रिसेंट कंपनी, 2024 में सेल्स वर लाइक 0 और समथिंग लाइक दैट. बट इसने एस्टिमेट दिया है बाय FY30 देयर सेल्स विल बी 50,000 करोड़. 50,000 करोड़ क्या करके? ये जो सेल का प्रोडक्ट है ये सब बेच के, सो इट्स लाइक अ ट्रेडिंग कंपनी टाइप का बोल सकते हो. B2B प्लेयर है. छोटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाई वॉल्यूम. हाँ, इसका जो मार्जिन है आई थिंक दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5%. हाँ, दैट इज डूएबल. जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स है लाइक 2 लाख करोड़ का सामान ट्रेड कर रहे हैं, बट मार्जिन कुछ भी नहीं है. अब तो -0 हो गया एकदम. तो स्काई गोल्ड के केस में क्या हुआ था, दैट दे हैड अ फैसिलिटी which was capable of producing gold jewelry of around 350 tons. ओके, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी. ठीक है, एंड सारा बिक जाता था उनका. मतलब वो जो बनाते थे वो लोग खरीद लेते थे, ऑर्डर आता था और खरीद लेते थे लोग. वैसे ही लोग टाइटन, मलाबार, कल्याण, बिजनेसेस, नॉट पीपल, सेंको, ऑल दोस गाइस. फिर कैपेसिटी वाज, यूटिलाइजेशन वाज लाइक 110%. मतलब और उनको जगह चाहिए था. तो उन्होंने 2-3 चीज़ें की. उनने एक और प्लांट लगा लिया. ठीक है, तो उसकी वजह से जो 350 है दैट विल जंप अप टू 750. ओके, कैपेसिटी. एंड उन्होंने 2 और छोटे प्लेयर्स को भी खरीद लिया. कोई मंगलम एंड दिस थिंग स्टार ऐसे कुछ खरीद लिया. एंड उन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे दैट इज अनदर 300 टन्स का कैपेसिटी. सो फ्रॉम 350 दे हैव इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू 1050 टन्स. ओके, ठीक है. एंड पहले जो तनिष्क जो ऑर्डर नहीं दे पाता था, टाइटन जो ऑर्डर नहीं दे पाता था, तनिष्क जो नहीं दे पाता था, अब वो देने लग गया. बिकॉज तनिष्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था. ये एक बेचारा छोटा प्लेयर था, अब बड़ा प्लेयर हो गया, तो अभी ज़्यादा आने लग गया. सो नाउ
फ्रॉम देयर तो ये अभी स्टार्ट हो गया? हाँ, कब ये कब शुरू की बात है ये? ये बस अभी अभी की बात है। तो जो 6-7 आपने महीने एग्जांपल दिया से। था, एक नया ऑफिस खोल लिया तो रेवेन्यू हाँ हाँ हाँ, तो अप्लाइज टू दिस कंपनी। अप्लाइज टू दिस कंपनी, हाँ। करेक्ट। तो जब मैंने इसको न्यूज़लेटर में डाला था तब 2,800 रुपये के शेयर पे था। अभी आई थिंक 4,400 के आसपास कुछ है। सो इट्स ऑलरेडी हैड दैट जंप ऑलरेडी, 50-60% का। Yep. तो ये रिकमेंडेशन नहीं है हाँ, आपके लिए, ठीक है? रिकमेंडेशन नहीं है, जो सर बता रहे हैं लाइक इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, राइट? एग्जांपल्स तो आपके हाँ, सामने। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी, हाँ तो मुझे वो दिखा कि ये तो होने ही वाला है हाँ करके, तो मेरे को उसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा आता है, राइट? सो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट that are available. So that is my preferred way of doing it, not coffee can. ट्रेंडिंग वैल्यू और गार्प में भी आई हैव अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स द गार्प। और जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, गार्प में भी मैंने उसको मॉडिफाई किया है टू सूट माई काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टाइल। 100%। तो शंकर सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन में आया, जब स्विच करा, जॉब छोड़ी, तो उसका एक मेन रीज़न था कि आपके पास 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, राइट? यू हैड 2.5 करोड़। एंड अभी पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे, यू हैव 7 करोड़ रुपीज़ ऑफ पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक्स, दोनों मिला के। तो वो ट्रांजिशन कैसे आया, लाइक 2.5 से 7 करोड़? एंड क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ करी एंड क्या है पोर्टफोलियो? आप एक बार अपना पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। श्योर। सो ये जो 7 CR है, 80% इज म्यूचुअल फंड्स एंड 20% स्टॉक्स है। तो स्टॉक्स होगा अबाउट 1.3 CR के आसपास, एंड रिमेनिंग इज म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड्स में ऑब्वियसली इक्विटी भी है, डेट भी है, तो वो सब चीज़ों का तो मैं ध्यान रखता ही हूँ, ऐसे करके है। दैट्स हाउ दिस एंटायर 7। अभी कैसे ग्रो किया, जब छोड़ा था कंपनी तो थोड़ा पैसा मिल गया था, वो ग्रेचुटी जो होता है, सुपर एनुएशन, वो जो भी था वो थोड़ा थोड़ा तो मिल गया। तो थोड़ा सा मैंने डाला, ज़्यादा नहीं था, कुछ 15 लाख का कुछ था, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब किया। फर्स्ट ईयर, यू आर राइट, आई डेंट हैव एनी इनकम, बट मार्केट्स बहुत मेहरबान थे। तो विच ईयर? 2023। 23। हाँ, क्योंकि 2022 तो उतना अच्छा नहीं था, वो तो यूक्रेन वॉर की वजह से नीचे हो गया था। 2023 द रन अप हैड स्टार्टेड, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। वेल्थ ग्रू बाय गुड नंबर एट दैट टाइम। फर्स्ट ईयर मैंने कंटेंट क्रिएशन से कुछ भी इनकम नहीं बनाया, मतलब ऑब्वियसली लॉस ही था। सेकेंड ईयर जब मेरा 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गया यूट्यूब में, देन आई स्टार्टेड मेकिंग इनकम। हाँ, फर्स्ट ईयर में बना था, वो यूट्यूब एडवर्टाइजिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता था। दैट वाज ब्रेक इवन। दैट वाज ब्रेक इवन। आपको ब्रेक इवन से थोड़ा कम ही था, 50,000 के आसपास मिलता था पर मंथ। एंड मेरे जो खर्चा होता था, विच इज़ एडिटिंग, एंड आई हैव अ वीडियोग्राफर हु कम्स घर पे, दैट कॉस्ट वाज अबाउट 70,000 के आसपास। देन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड टेक इन एडवर्टाइजिंग, सो स्पॉन्सरशिप्स काफ़ी आने लग गए थे। सो आई स्टार्टेड टू टेक इन स्पॉन्सरशिप इज़ अबाउट मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास एवरेज, इतना ही पड़ता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। दैट्स द एवरेज दैट कम्स इन। एंड सो थोड़ा थोड़ा उसमें मिलता रहा। देन आई हैड सम लैंड, सो आई सोल्ड दैट लैंड, उससे भी कुछ 1.5 करोड़ कुछ मिला करके। सो दैट्स हाउ दैट 2.5 बिकेम 7 बेसिकली। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ some income that was coming in, plus definitely the markets growing by a good number, and मेरा जो ये लैंड वाला था वो भी आ गया। आई थिंक अगर आप प्योरली अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के टाइप में देखेंगे, आई थिंक व्हाट आई एम मोर प्राउड ऑफ इज़ द फैक्ट दैट जो मैंने स्टॉक्स के इसमें जो सीरियसली शुरू किया था, वो मैंने आफ्टर लीविंग माई जॉब ही शुरू किया था। दैट पोर्टफोलियो नाउ इज़ 1.3। I have invested around 70 lakhs so far. कुछ तो काफ़ी recently भी किया था, but I have made a profit of 60 lakhs on the 70. All majorly small cap? All of them small caps. All of the small cap. Large cap में मेरे पास शायद सिर्फ एक हीरो होंडा है, क्योंकि वो बहुत सस्ते में अवेलेबल था, मैंने ले लिया था, फ़ायदा भी हुआ है। सब 70% 80% मिला है उसमें, बट थोड़े से मिड कैप्स हैं, बट 80% इज स्मॉल कैप्स ओनली। तो पोर्टफोलियो को भी मैंने कैसे डिवाइड किया, जो मैंने आपको बताया था ना, मेरा म्यूचुअल फंड, डेट इज़ देयर, जो इक्विटी है दैट इज़ अगेन इस तरह, मतलब बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स बोथ पुट टुगेदर, द इक्विटी पार्ट इज़ डिवाइडेड कि 50% मेरा लार्ज कैप्स में है, 25% मेरा मिड कैप में है और 25% स्मॉल कैप में है।
तो ये रेशियो को मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कंफर्ट मिलता है कि भाई 50-25-25 का जो रेशियो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसमें भी मैं थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाता हूँ कि मेरा कितना ग्रोथ में होना चाहिए, कितना वैल्यू में होना चाहिए। याद है हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट बात किया था, हाँ गार्प और ट्रेंडिंग वैल्यू। हाँ तो मेरा ग्रोथ अराउंड 70% होता है, 20% का वैल्यू होता है, और जो बाकी बच गया मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैं। ओके। तो दैट्स हाउ आई हैव काइंड ऑफ डिवाइडेड द एंटायर पोर्टफोलियो। मैं जब किसी लखपति इंसान से मिलता हूँ तो वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, राइट, 100% स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स। बट जैसे ही फिगर करोड़ में आता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 7 करोड़ रुपीज ऑफ पोर्टफोलियो, मैं Right. संजय सर से मिला, उनका 10 करोड़ का है, मेजरली इन म्यूचुअल फंड, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स के बारे में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे होगी, तो वो क्यों ट्रांजेक्शन आता है कि आई विल नॉट मैनेज माई मनी, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ? सो पहले जब पहला 1 करोड़ होता तो दिमाग कम होता है ना हमारे पास, हमने दुनिया नहीं देखी होती है, तो ठीक है। वी ट्राई एंड गो विथ व्हाट अदर पीपल से। ओके। लेकिन जब आप थोड़ा टाइम देते हैं अपने आप को, देन आपको एक ओके सो जब आप बहुत यंग होते हैं ना, तो एक सबको एक चेष्टा होती है कि यार मैं अपना पहला करोड़ ना 30 साल की उम्र से पहले बनाना चाहता हूँ, और मैं 40 साल तक रिटायर होना चाहता हूँ। बहुत कम लोग कर पाते हैं इससे, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू पीपल हु कैन एक्चुअली डू इट। लेकिन वो जोश होता है 100%। कि इतना करना है करके। तो सबके साथ होता है। एंड अगर 30 साल की उम्र में सैलरी तो कम ही होता है जब हम हाँ। स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको 1 करोड़ करना है देन आपको लगता है कि मुझे रिस्क ज़्यादा लेना है, एंड देयरफॉर वी लुक एट स्टॉक्स। तो बहुत लोग ऐसे शुरू करते हैं, हाँ। बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ उससे होता नहीं, उल्टा मतलब यू मेक ओनली एक्स अमाउंट ओनली, मतलब उसमें कोई ऐसा खास बन नहीं पाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यार लेट्स फोकस ऑन द जॉब मोर, कम से कम लाइफ में कैपिटल तो लेके आए ताकि इन्वेस्ट कर पाए। तो ग्रेविटेशन शुरू हो जाता है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड कि यार उस बंदे को दे दो, वो बंदा हमसे 0.5% ले रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.7% ले रहा है, लेट हिम हैंडल द एंटायर थिंग, वो हमें कमा के दे देगा। वो अपना काम करें, हम अपना वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। एंड ऑनेस्टली रोचित, आई स्टिल बिलीव इन दैट। हाँ। जैसे आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं कभी अपने आप को देख नहीं सकता कि, जैसे मुझे काफ़ी लोग मेल पे भी डालते हैं कि शंकर आई हैव नाउ बिकम अ फुल टाइम इन्वेस्टर, फुल टाइम ट्रेडर, ऐसे सब लोग लिखते हैं। तो मैं बोलता हूँ वाई, मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? तो बोलता है माई एक्सपेक्टेशन इज आई विल अर्न 25% पर ईयर। मैंने बोला यार 15% तो तुम्हें फिर बिना करे कुछ करे ही मिल सकता है, बाय बीइंग अ सिंपल इन्वेस्टर, इंडेक्स फंड में ही डाल दो, हैव अ नाइस पोर्टफोलियो विथ यू, और यू कैन गेट अ फंड मैनेजर टू टेक केयर ऑफ इट। आप अपना इनकम को बढ़ाओ ना। बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है लोगों को मार्केट से। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। सो मैं जब स्कूल में था तब से ही बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव था, तो जितने भी टीचर्स थे सबको पता था कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ। तो एक टीचर आती हैं, मतलब उनका कॉल आता है, वो बोलती हैं मेरी सैलरी काफ़ी तक कम है एंड तुम स्टॉक मार्केट करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दिन का 2 घंटे दूँ और ज़्यादा नहीं 500-1000 रुपये मेरे बन जाए। ओके। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन जो 90% लोगों को है स्टॉक मार्केट में। उनके पास एक फिगर है कि भाई 1000 रुपये मेरे दिन के बन जाएंगे, हाँ तो आई विल, मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, मैं एक आईफोन ले सकता हूँ। एंड दैट इज़ वाई पीपल बिकम फुल टाइम ट्रेडर और स्टॉक मार्केट में जाते हैं। बट आई फील ज़्यादा पैसा अगर किसी को बनाना है तो वो दूसरे बिजनेस से आ सकता है। इफ़ आई एम मेकिंग 10 lakhs पर मंथ, आप भले ही फुल टाइम ट्रेडर हो, फुल टाइम इन्वेस्टर हो, महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमाओ, मैं वो 10 लाख रुपए कमा के म्यूचुअल फंड में भी डालूंगा, आई विल गेट रिचर, राइट? नहीं रोचे, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज सी एक टाइम था जब आपको कोई बिजनेस करने के लिए ना आपको पैसे की ज़रूरत थी, यू नीड, जिसको हम लोग कैपिटल मनी बोलते हैं, राइट? आज वो जो कैपिटल का डेफिनेशन है वो चेंज हो गया। टेक योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, डू यू यूज़ मनी टू मेक योर वीडियोज एंड अर्न मनी फॉर योर सेल्फ? Yep. आपको पैसा तो नहीं डालना पड़ रहा नहीं उसके नहीं, लिए। पैसा नहीं डाला, स्टार्टिंग में नहीं डालना पड़ रहा था। स्टार्टिंग में हल्का हाँ, सा डाला, हाँ, उसके बाद तो उतना कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम विथ मी, हाँ, मेरे वो लाइट वाइट जो लिया था कितने का था, 50,000 रुपये का आया होगा 50,000 मुश्किल रुपये का से। उसके बाद तो मैंने कोई मनी नहीं डाला ना। मैंने क्या डाला इंस्टेड? मैंने अपना टाइम डाला, मैंने अपने स्किल्स को डाला, मैंने अपने नेटवर्क कनेक्शंस को डाला, राइट? मैंने अपने एफर्ट को डाला। सो द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल हैज़ चेंज टुडे। और आप इतना इंटरनेट देख रहे हो, बैठ के रोज़ बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हो, ये कर रहे हो,
आप तो देख रहे हो ना, पीपल आर अर्निंग मनी ना. Yep, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर अननेसेसरी क्रैप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं अपने आप को. बट देर आर पीपल हु आर ब्लॉगिंग and they are making money, affiliate income से XYZ करके. People are doing courses. There's nothing wrong in courses, by the way. You also do courses, right? courses. There's absolutely nothing wrong, because if you actually go back to your college days, जैसे मैं B school में था, believe me, B school barring 1 or 2 subjects, बाकी सब तो मुझे मतलब कुछ यूज़ नहीं हुआ आज तक. कॉलेज में मैं इतने कोर्सेज लिए, whatever, I have not used anything, honestly, right? But what a course creator today gives is more practical knowledge. 100%. I'm sure आपका कोर्स में अंदर काफ़ी practical knowledge होगा, right? All practical, guys. So you got to actually understand कि there are so many ways of making money today in this internet world, जो पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था. हाँ. तो आदमी अगर अपना mindset change करे ना, हर आदमी में ना कोई स्किल तो होता है. होता है. And today there are enough ways of monetizing any skill you have. तो अभी शंकर सर, एक स्टॉक मार्केट में सब बात करते हैं कि स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, भाई सेल्स देखो, प्रॉफिट देखो, जो हमने भी बात करी है कब खरीदना चाहिए. एक चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, बेचना कब चाहिए. क्योंकि अगर स्टॉक मेरा 100 रुपये पे खरीद के 1000 रुपये का टॉप लगा के वापस से 100 रुपये पे आ गया, तो मुझे गिल्ट मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा. तो वो कब करना होता है, बेचना कब होता है, सेल बटन कब दबाएं? सो मेरा तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, दैट जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ ना, तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होता है कि ये 3 रीजंस हैं क्यों मैंने खरीदा है. कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ 30% का एक्सपेक्टेशन है मेरा, पी रेशियो इसका एक प्रॉपर रीजनेबल बैंड पे है अभी, लेट्स से 30 के बैंड पे है, एंड वॉट एवर XYZ रीज़न. जब इनमें से 2 रीजंस निकल जाते हैं, दैट्स व्हेन आई स्टार्ट इवन थिंकिंग अबाउट एग्जिटिंग द स्टॉक. ओके. तो आप जिस रीज़न के लिए बाय करते हो, अगर वो रीज़न गायब हो गया, बेटर टू एग्जिट. 100% मेरा भी थीसिस है. मतलब मैं वो सब नहीं लगाता. आई गेस इट इज फ्रॉम 30 राकेश DMA, जैन वाला, 50 किसी ने DMA. बोला था किसी इंटरव्यू में, मैंने सुना है, एंड इट इज आल्सो विद मी. नो, इट इज प्योर लॉजिक. हाँ, प्योर लॉजिक. जिस दिन रीजन खत्म हो जाए, हाँ, उस दिन जब बेच मेरा दो भाई. रीज़न खत्म हो गया तो इसलिए वो रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है ना. हाँ. और आपको रिव्यू के काफ़ी टूल्स मिलते हैं. आपको एवरी क्वार्टर आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, PPT मिलता है, आपको न्यूज़ मिलता है. यू हैव इनफ. इफ यू हैव अ लॉजिकल सेंस ऑफ माइंड, आप डिसाइड कर सकते हो कि कब वो चीज़ों से हिल गया. गिव एन एग्जांपल. जैसे हमने दीप इंडस्ट्रीज की बात करी, वी आर एक्सपेक्टिंग, हाँ, I'm वन ऑफ द expecting रीजन that. इज Correct. फॉर इन्वेस्टिंग इज कि Correct. 75% का ग्रोथ आएगा. Exactly. अब नहीं आया 75% का, रिव्यू इट. क्या हो गया, दिस थिंग हो गया, अगर प्रॉब्लम है दिस थिंग. सो Sterlite Technologies is a good example, right? I think it's a Vedanta promoted company or something like that. तो उधर इन्वेस्ट किया, एंड कुछ अच्छे प्लान्स पता है मैनेजमेंट में. आई लाइक द प्लान्स. तो मेरे को लगा कि ठीक है. सेकेंड क्वार्टर में मैंने देखा कि वो जो पुराने प्लान्स थे उसमें से 1-2 पॉइंट तो गायब ही हो गए. उसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं है, और कुछ नए प्लान्स बता दिए. ठीक है, कुछ चेंज हुआ होगा. थर्ड क्वार्टर में मैंने देखा कि और भी कुछ प्लान्स मिसिंग हो गए जो पहले और सेकेंड क्वार्टर में बोले थे. तो मैंने, यार ये तो हर बार ऐसे ही कर रहा है कि एवरी क्वार्टर ही इज मेकिंग सम न्यू, खिचड़ी पका रहा है, और मेरे को पुराना वाला गायब हो गया. सो माई लॉस, माई कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट वेंट अवे बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. बट देन आई थिंक आई हैड इट फॉर 2.5 quarters मे बी रखा होगा. 7-8 महीने रखा था स्टॉक, एंड देन आई एग्जिटेड. एंड एज मेरा स्किल इम्प्रूव हो रहा है ना इन्वेस्टिंग का, आई एम सीइंग दैट दिस ट्रैकिंग के वजह से, जो मैं ट्रैक वैसे भी कर रहा हूँ, इट्स हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो. तो यही मेरे साथ PSP प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ, जहाँ पे मुझे वो थोड़ा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम लगने लग गया कंपनी का. सो आई एग्जिटेड, एंड मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव नॉट कम बैक टू देयर प्रीवियस साइज येट. मतलब सो मे बी माई स्किल्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग इन रीडिंग द कंपनी. तो मेरे लिए तो एक ही मेरा तलवार है मेरे हाथ में, कि पढ़ो, समझो, और उसी से आपको आपका एंट्री स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगा, उसी से आपको आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगा. कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं. 2023-24 फुल हर्षद मेहता मोड रहा, राइट. स्टॉक्स ने जो भी खरीदा बड़ा, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों का पैसा बना. अभी दिसंबर आते आते थोड़ा सा लग रहा है ब्रेक लग रहा है, मार्केट इतना रिकवर नहीं कर पा रहा है जैसे करता रहता था. तो 2025 का क्या एक्सपेक्टेशन है आपके अकॉर्डिंग, कैसा करेगा मार्केट परफॉर्म? आई वुड से इट्स लाइक मोर लाइक 10% काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इतना बढ़ेगा.
लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको रोचित, दैट 10% तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक्सपेक्टेशन हो। तो अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अब कुछ स्टॉक्स अच्छे बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। आई एम सेइंग मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इज दैट आई विल ग्रो बाय 30%, क्योंकि मैं इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढूंगा जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल एज अ मार्केट मुझे लगता है कि 10% इज़ अ गुड एक्सपेक्टेशन टू हैव। मार्क्सन्स, बीजीडीएल, टेक लैब्स, सीपीएल एंड कोडीटेक, ये 2024 के स्टॉक्स थे जिन्होंने 2000-3000% की रिटर्न दी है। मतलब अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो आई वुड से कि वो 220 टाइम्स, राइट, 20,000 रुपये का आपका जो है कैपिटल हो जाता। 2025 के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस तरीके के रिटर्न्स दे सकते हैं इन स्मॉल कैप कैटेगरी, इफ यू कैन नेम सम? सो द वंस आई हैव कवर्ड इन माई न्यूज़ लेटर, मैं तो मतलब दैट इज़ समथिंग आई हैव रिसर्च्ड और मुझे उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। सो दैट वुड इंक्लूड आपका BLS हो गया, BLS इंटरनेशनल, Okay. which is into visa processing. It's one of the top 3 in the world, Okay. growing fast. Second is Garware High-Tech Films. उसके मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, प्लस उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी है। 1600 करोड़ पे था FY24, 2500 करोड़ इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड in the next 2 years. So that's another big one. Also look at Sky Gold. मैंने आपको रीजंस बताए थे कि उसका कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गया है, so that is good. Zaggle is definitely something you should look at. It's a SaaS this thing company. SaaS is software as a service. Spends management में है, excellent growth, 50% के ऊपर का ग्रोथ है, going very fast. तो इन सब का थोड़ा देखिए। आई थिंक दीज आर वंस विच 20 टाइम्स तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे, बट अगर डबल भी हो गए तो इट्स अ गुड डील टू वर्क विद। क्रिप्टो मार्केट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2024 में जितना रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया है, क्रिप्टो मार्केट ने दिसंबर के महीने में उससे ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो क्या आपका ओपिनियन है क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिकॉज यू आर अ स्टॉक्स गाय, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हाँ, अगर ऐसा देखा जाए तो जितना आपने कमाया है, 1 दिसंबर आएगा जब सारा क्रिप्टो वो सबको उड़ा भी देगा। तो टेक्निकली क्रिप्टो इज़ टू रिस्की फॉर मी। आप अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिप्टो के बेसिस पे तो नहीं बना सकते, दैट्स हाउ आई फील। तो थैंक यू सो मच शंकर सर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। स्पेशली जो आपकी गार्प वाली स्ट्रेटेजी थी वो मुझे पूरी तरीके से समझ में आई है, दूसरे को मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। बट एंड आई फील ऑडियंस, आप एक बार बताना कैसा लगा ये पॉडकास्ट, बिकॉज इट इज़ अ 4th पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। एंड अगर आप इस पॉडकास्ट के अंदर लेट्स से टारगेट रख लेते हैं, अगर आप 1000 लाइक्स पूरे कर देते हैं, देन शंकर सर वापस से आएंगे एक हमारे साथ पॉडकास्ट या फिर वीडियो शूट करने के लिए। डन सर? थैंक यू सर। ओके।